हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 है सप्लाई एनालिसिस। ठीक है। तो फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये लेक्चर देखने से पहले पुराने चैप्टर्स की वीडियोस को देख लो तो आपका क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं सप्लाई से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। Production is a process of converting input to output। तो प्रोडक्शन क्या होता है सर। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आप इनपुट को इधर डालते हो और आउटपुट बाहर आता है। मतलब इधर सोना डालते हो, मतलब माफ करना, हाँ, यहाँ पे आलू डालते हो और यहाँ पे सोना निकलता है, तो इसको ही तो प्रोडक्शन बोलते हैं सर। नहीं, प्रोडक्शन में इनपुट डाला जाता है जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और ये चीज को डालने के बाद आउटपुट हमको क्या मिलता है, फिनिश गुड्स हमको मिलता है। समझ में आया बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। आगे चलते हैं, आउटपुट क्या होता है सर। आउटपुट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद जो रिजल्ट निकला प्रोडक्शन का उसको ही बोलते हैं आउटपुट। ठीक है। तो समझो कि आउटपुट हम कोई चीज बना रहे थे, कार बना रहे थे, और समझो 100 यूनिट ऑफ कार बन के तैयार हुआ, तो यही हुआ हमारा आउटपुट। ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट है स्टॉक। सर स्टॉक क्या होता है। अब ये जो आउटपुट बनता है उसमें से हम माल उठाते हैं और उठा के भेज देते हैं अपने एजेंसी में, और एजेंसी में बोलते हैं कि भैया तुम ये 100 गाड़ियों को क्या करो, बेच दो। अब समझो 100 का 100 ही जाएगा, क्या हो सकता है ना 100 का 80 यहाँ पे गया। ठीक है। 20 यूनिट कहीं अपने कस्टमर्स मतलब अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, कुछ कर दिए जहाँ पे बन रहा था, या रास्ते में 20 यूनिट खराब हो गए, तो 80 यूनिट्स गए किसकी, कहाँ पे, एजेंसी में। एजेंसी में, और वो क्या होने वाला है, बिकने वाला है। इस वजह से एजेंसी में गया। तो ये जो एजेंसी में गया मतलब बेचने के लिए कितना है एजेंसी के पास, जितना बेचने के लिए अवेलेबल है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल, इट इज अ पोटेंशियल सप्लाई विच इज डिटरमाइंड बाय द स्टॉक। ठीक है। अब सर सप्लाई क्या होता है। अब एजेंसी में तो 80 कार्स है, लेकिन बेचने के लिए क्या हम 80 का 80 बेच देते हैं। हो सकता है हम कुछ बचा के रखें फ्यूचर में बेचने के लिए, अपना स्टॉक मेंटेन करना है ना भाई हमें। तो हमने बेचा, समझो हम विलिंग है अभी आज के टाइम में 20 यूनिट बेचने का, मान के चलो, एजम्पशन ले लो। ठीक है। तो ये जो 20 यूनिट हम बेच रहे हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। मतलब सप्लाई का मतलब क्या होता है कि यू आर एबल, और एबल के साथ साथ यू आर विलिंग टू सेल द अमाउंट इज कॉल्ड एज सप्लाई। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम इज कॉल्ड एज सप्लाई। अब अगला अगला सर रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है। तो रिजर्वेशन प्राइस का मतलब होता है मिनिमम प्राइस जितने पे एक गुड्स को बेचने के लिए सप्लायर रेडी है, इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके ऊपर तुमको जितना जाना है उतना जाओ। सप्लायर का तो फायदा ही है, ज्यादा दाम में बिकेगा अगर गुड्स, तो सप्लायर का फायदा है। मतलब मिनिमम प्राइस एक मिनिमम प्राइस, इससे कम प्राइस में तो वो अपना गुड्स बेच नहीं सकता है। ठीक है। अगला अब सप्लाई का डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉल सेम्युलसन जी थे, देख लो, इन्होंने क्या किया था, एक डेफिनेशन दिया था और इन्होंने बताया था कि सप्लाई रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। मतलब क्या बोला गया है कि एक रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में। मतलब जितना बेचने के लिए एक सप्लायर और एक प्रोड्यूसर रेडी है उसको ही हम लोग सप्लाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलो अब जनरल डेफिनेशन देखते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर ए सेल एट अ गिवन प्राइस। एक प्राइस के ऊपर एबल और विलिंग है सप्लायर ऑफर करने के लिए। ठीक है। इस सामने वाले पर्सन को सर ड्यूरिंग, और यहाँ पे टाइम को भी मद्देनजर पे रखते हुए रखा गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। सप्लाई का मतलब सिंपल, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक प्रोड्यूसर कितना बेचना चाह रहा है, कितना सेल करना चाह रहा है, उसके पास सेल करने के लिए क्या होगा, एबल होगा और विलिंगनेस होगा। ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते। डन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेलर टेंड्स टू ऑफर मोर। अब सिंपल बात है ना, सेलर क्या करेगा, चाहेगा ज्यादा सप्लाई करना, कब, जब प्राइस ज्यादा होगा, और कम सप्लाई करना चाहेगा जब प्राइस कम होगा। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे।
अब टाइप ऑफ सप्लाई एनालिसिस, दो तरीके के सप्लाई होते हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई और एक मार्केट सप्लाई। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई को देखते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक, समझो ये रामू है, रामू प्राइस के हिसाब से उसका सप्लाई कितना कितना हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक सप्लायर रामू, इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कितना प्राइस रहेगा तो कितना सप्लाई करेगा, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई, क्योंकि हम बस एक रामू की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डेट एट इंडिविजुअल सेलर, मतलब एक सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। अब सर इंडिविजुअल सप्लाई के स्केड्यूल बता दो हमें। स्केड्यूल कैसा होएगा, तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कुछ प्राइस दिए रहेंगे और कुछ क्वांटिटी दिए रहेंगे। समझो रामू था, उसका कोई कमोडिटी था एक्स, जब प्राइस 2 रुपये था तो वो 10 यूनिट बेच रहा था। जब प्राइस 4 हुए तो उसका सप्लाई भी बढ़ गया, 20 हो गया। जब प्राइस 6 हुए सप्लाई 30 हो गया। जब 8 हुआ तो सप्लाई 40 हुआ। जब प्राइस 10 हुआ तो सप्लाई 50 हुआ। कहने का मतलब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसके डायग्राम्स कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। डायग्राम्स बनाने के लिए आपको पता होगा कि ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं प्राइस। तो प्राइस कितना है देख लो, 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, और क्वांटिटी सप्लाई कितना है, तो 10 20 30 40 50। तो जब प्राइस 2 था तो सप्लाई, जब प्राइस 2 था तो सप्लाई 10, जब प्राइस 4 तो सप्लाई 20, जब प्राइस 6 तो सप्लाई 30, जब प्राइस 8 तो सप्लाई 40, जब प्राइस 10 तो सप्लाई 50। तो इस तरीके का हमारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व बन के तैयार हो रहा है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं सप्लाई कर्व। इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कर्व, ठीक है, विच शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अभी आते हैं मार्केट सप्लाई। वहां पे हमने देखा था रामू के बारे में, यहाँ पे हो सकता है श्यामू भी आ जाए, मतलब एक से ज्यादा लोग कितने सप्लाई कर रहे हैं उसको ही मार्केट सप्लाई बोलते हैं। कोई घनश्यामू भी आ जाए, समझो दीनदयालु आ जाए, प्रेमालू आ जाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग सप्लाई कर रहे हैं, और कितना सप्लाई कर रहे हैं उसको अगर हम स्केड्यूल में और कर्व में डिनोट करें तो उसको हम लोग मार्केट सप्लाई बोलते हैं। तो देखो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डेटा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सबको जोड़ दो, sum of all individual seller is willing to sell at different price is called as market supply। मार्केट सप्लाई के स्केड्यूल को देख लेते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। प्राइस 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था। रामू ने, मतलब ए ने 10 20 30 40 50, ये 5 15 25 35 45, ये 3 10 15 20 30। अब इस तीनों को ऐड कर दो, 10 से 5 को ऐड करो और 5 से 3 को ऐड करो, तो कितना हो गया, 18। और यही हो गया टोटल क्वांटिटी सप्लाई, मतलब मार्केट सप्लाई। अब यहाँ पे ऐड कर दो 20 15 और 10 को, तो कितना हो गया, 35 और 10 45, तो यही मार्केट सप्लाई हो गया। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे। चलो कर लेते हैं कर्व। यहाँ पे हम लोग क्या रखते थे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे क्या रखते थे, प्राइस रखते थे। तो यहाँ पे देखो ना 18 45 70 95 125 है भाई साहब, बहुत कुछ है ना यहाँ पे। और हमारे पास कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, कितना रखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम 25 25 रखते हैं, देखो 25, या फिर हम 20 20 करके भी रख सकते हो, 20 20 करके ही रखते हैं। नहीं उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर 25 50 25 25 ही रखते हैं। 25 50 75 100 और 125, इस हिसाब से काम करें। जब प्राइस 2 था, प्राइस 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। जब प्राइस 2 था
तो सप्लाई 18 के आसपास हो रहा था, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आएगा। जब प्राइस 4 हो गया तो सप्लाई 45 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। जब प्राइस 6 तो सप्लाई 70, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा पॉइंट। जब प्राइस 8 तो सप्लाई 95, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। जब प्राइस 10 तो सप्लाई 130, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो अगर कर्व को मैच कर दे तो ये भी कैसा है, सेम टू सेम वही टाइप का कर्व है, इसको सप्लाई कर्व बोलेंगे। और ये सेम टू सेम अपवर्ड डायरेक्शन, सेम एक्सप्लेनेशन और पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है यहाँ पे सप्लाई और प्राइस के बीच में। तो बस इतना ही आप एक्सप्लेन कर दोगे डायग्राम में अच्छे से। तो अभी हम लोग देखने वाले फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सप्लाई। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सप्लाई मतलब किस वजह से सप्लाई बढ़ रहा है या फिर किस वजह से सप्लाई घट रहा है। रीजन फॉर चेंजेस इन मार्केट सप्लाई या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कुछ भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो सबका मतलब एक ही हुआ। मतलब मैंने क्या बोला, रीजन फॉर चेंजेस इन सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आपको कुछ भी पूछे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सप्लाई पूछे या रीजन फॉर चेंजेस इन सप्लाई पूछे या डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई बोले, उसके लिए ये जितने पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं वही आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर प्राइस ज्यादा होता है तो सप्लायर सप्लाई करना ज्यादा चाहता है क्योंकि प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा। और अगर प्राइस कम हो गया तो सप्लायर कम सेल करना चाहता है। जैसे सैनिटाइजर का प्राइस बढ़ा था तो सप्लायर ज्यादा सेल करना चाह रहा था, सप्लाई करना चाह रहा था। और सैनिटाइजर का प्राइस कम रहता है, मार्जिन कम रहेगा, उसका मार्जिन कम रहेगा तो सप्लाई भी करना वो कम चाहेगा। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो गई तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, अगर टेक्नोलॉजी खराब तो हमारे सप्लाई भी खराब। जैसे कि अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कि हम अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज कर लिए, अच्छे अच्छे रोबोट्स का यूज कर लिए, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा तो हमारा स्टॉक बढ़ा, और अगर स्टॉक बढ़ा तो हमारा सप्लाई बढ़ गया। वेरी सिंपल। आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारा खर्चा कम हो गया। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो जाएगा। वहीं पे अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारा सप्लाई भी कम हो जाएगा। जैसे समझो कि पहले 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे 10,000 रुपये लग रहे थे। अब 100 यूनिट बनाने के लिए 100 यूनिट अगर मैं बनाऊंगा तो 20,000 रुपये लगेंगे। तो मैं अब 100 यूनिट ना बना के 50 यूनिट ही बनाऊंगा कोई चीज का, तो मेरा सप्लाई कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पॉइंट पढ़ लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे। अगर समझो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत आराम से कर सकते हैं, रोड इतने अच्छे हैं कि हम लोग पोर्ट पे बहुत अच्छे से जा सकते हैं, और पोर्ट पे जा पाएंगे तो सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे। तो अगर इस तरीके का सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो सप्लाई ज़्यादा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब सप्लाई भी खराब, सिंपल, कम। अगला, गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए फेवरेबल पॉलिसी बना दिया, अगर फेवरेबल पॉलिसी बना दिया तो सप्लाई बढ़ेगा, और अनफेवरेबल पॉलिसीज बना दिया तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। फेवरेबल मतलब हमको हमारे लिए जो फेवर करे, और अनफेवरेबल जो हमारे लिए फेवर नहीं करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को तो हमेशा गवर्नमेंट बैन करने के पीछे पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी बना देगी, अनफेवरेबल पॉलिसीज बना देगी प्लास्टिक बनाने वालों का। तो उससे क्या होगा कि उन लोग का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो गया तो सप्लाई कम। और फेवरेबल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दे दिया, हमारे ऊपर टैक्स कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे। समझ में आया बात? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए। अगला, क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर समझो कि हम एग्रीकल्चरल गुड्स बना रहे हैं और समझो कि ड्रॉट जैसा सिचुएशन आ गया, सूखा पड़ गया या बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो गया, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है तो हमारा सप्लाई भी हमारे फेवर में नहीं रहेगा, मतलब सप्लाई का।
और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे फेवर है, जैसा हम चाहते हैं क्लाइमेट वैसा हमें मिल जाए, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है प्राइस एक्सपेक्टेशन। प्राइस एक्सपेक्टेशन मतलब हम सोच रहे हैं, समझो आज हमारे प्रोडक्ट का दाम है 10, हम सोच रहे हैं कल जाके 15 रुपये हो जाएंगे, तो अभी हमने क्या किया, सप्लाई, कल जाके ज्यादा पैसे मिलेंगे तो अभी हम सप्लाई कम करेंगे। ठीक है। और समझो प्राइस 10 रुपये अभी है और हम सोच रहे हैं कल जाके 5 हो जाएगा, तो हम सोचेंगे आज की आज जल्दी से जल्दी सामान निपटा दो क्योंकि कल जाके इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए भी हम सप्लाई बढ़ाते या फिर घटाते हैं। अगला एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। समझो कि हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आ रही है फॉरेन से। ठीक है। फॉरेन की कंट्री से रॉ मटेरियल आ रही है। समझो कि हमारे कंट्री में ना इंपोर्ट बैन हो गया, इंपोर्ट करना ही नहीं है, मान के चलो परचेस करना ही नहीं है दूसरे कंट्री से, इंपोर्ट नहीं हुआ, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हमारा सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और दूसरा फेवर देखते हैं एक्सपोर्ट। हम सोचते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बाहर देश में भी बिकेगा, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा मार्केट बस इंडिया भर नहीं है, हम सोच रहे हैं कि फॉरेन में भी हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना सप्लाई बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट हमारे पास है तो सप्लाई बढ़ेगा, इंपोर्ट हमारे पास है तो भी सप्लाई बढ़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी मेंटर करता है। अगला मार्केट पीरियड। अगर मार्केट जो हम बना रहे हैं उसका मार्केट पीरियड कम दिनों का है तो हमारा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हमारा मार्केट पीरियड लंबे समय का है तो हमारा सप्लाई ज्यादा होगा। वेरी सिंपल, समझ में आया बात। आगे देखो, सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर मार्केट में जैसे समझो एक बस पेप्सी है और दूसरा सिचुएशन बता रहा हूँ कि पेप्सी भी है मार्केट में और कोला भी है मार्केट में। अगर पेप्सी ही बस है तो इसका सप्लाई तो ज्यादा होगा, और अगर पेप्सी भी और कोला भी है तो पेप्सी का और कोला का दोनों का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो पेप्सी का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा एरो है और यहाँ पे छोटा एरो है। ठीक है। कहने मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कुछ लफड़ा है। अगला देखो ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं, तो हमारा सप्लाई भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी अच्छा नहीं है तो हमारा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको तुम रिलेट कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ में रिलेट कर लो, समझ में। अगला पॉइंट है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज और क्लाइमेट को एक साथ रिलेट कर लो। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे सिचुएशन होंगे तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। अगर प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा तो स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। वेरी सिंपल। अगला लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई को देखो, लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया था, तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कौन से बुक में, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कौन सी ईयर, तो 1890 में। तो ये लॉ एक्सप्लेन क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है। तो अब देखते हैं एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस, lower the price, lower the quantity is supply, lower the price, lower the quantity supplied। यही इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। सिंबॉलिकल इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो एस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी एस। एस का मतलब सप्लाई, एक्स का मतलब क्वांटिटी, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पी फॉर प्राइस और एक्स का मतलब कमोडिटी। देखो एक्स एक्स सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अभी आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जब लॉ एक्सप्लेन करेंगे ना तो हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिखा था। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो हमने पीछे देखा, और एज इट इज लिखना पड़ेगा। हम अपने वर्ड में कुछ नहीं लिख सकते, एज इट इज सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम क्या करना पड़ेगा, स्केड्यूल और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और स्केड्यूल और डायग्राम आप ना कोई भी उठा के रख सकते हो, इंडिविजुअल सप्लाई का भी रख सकते हो और मार्केट सप्लाई का भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने देखो डेटा देख लो, एक बार डेटा देखो। अभी मैं पेज चेंज करूंगा, डेटा देखो, देखो सेम टू सेम, सेम टू सेम यही डेटा है जो वहां पे था, सेम डेटा है। तो मतलब डायग्राम भी सेम बन जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे है हम। ठीक है, तो डायग्राम भी सेम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता हूँ, पीछे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ। अभी अजम्पशन क्या है, तो अजम्पशन में तो कुछ नहीं है भाई, प्राइस को छोड़ के
जितने भी अदर फैक्टर्स थे ना, उन सब के आगे नो चेंज या फिर कांस्टेंट लिख दो, काम तुम्हारा हो गया। जैसे देखो वहां पे कितने पॉइंट्स थे, तो देखो यहाँ पे, एक मिनट उठो, और यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट है ना, प्राइस को छोड़ के जितने भी पॉइंट है इसके आगे नो चेंज लगा, तो मतलब नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, no changes in infrastructure, no changes in government policy, no changes in climate, no changes in price expectation, no changes in export and import, no changes in market period, no changes in substitute goods, no changes in transportation, no changes in natural calamities। ये सारा का सारा लिख दो, यही हो जाएगा तुम्हारा assumption। काफी आसान है, देख रहे हो, वही सारी चीजें, वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको लिख दोगे ना, आपका काम हो जाएगा। एजम्पशन में कुछ नहीं करना है, मतलब जो डिटरमिनेंट्स है उसके आगे नो चेंज लिखना है एक्सेप्ट प्राइस। ठीक है, अभी आते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में है सबसे पहला लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई को समझने के लिए यहाँ पे कॉलम बनाते हैं हम लोग, और कहने का मतलब क्या है कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का हमने लॉ में क्या पढ़ा कि प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। एक्सेप्शन में क्या बताएगा कि प्राइस ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है, या प्राइस कम है तो सप्लाई ज्यादा हो गया है, तो वही चीज यहाँ पे होने वाला है। अब लेबर सप्लाई, सबसे पहले लेबर सप्लाई को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ लेबर, ठीक है, उसके बाद वर्किंग आवर लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं टोटल वेजेस। तो समझो पहले उसको 100 मिल रहा था, फिर 200 मिलने लगा, फिर 300 मिलने लगा। जब 100 मिल रहा था तो 5 घंटे काम करेगा, जब 200 मिल रहा था तो वो 5 घंटे से 7 घंटे पे काम करने लगेगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब 200 से 300 उसका रेट हो जाएगा तो वो 7 घंटे काम करने के बजाय बस 6 घंटे काम करेगा। रीजन क्यों, अभी देखो यहाँ पे समझ में आएगा। जब 100 रुपए थे, 5 घंटे काम कर रहा था तो 500 रुपया मिल रहा था। जब 200 हो गए, 7 घंटा काम करने लगा तो 1400 मिला। जब 300 हो गया प्राइस, तो अगर 6 घंटा भी काम करे तो उसके पास 1800 रुपये तो आ ही रहे हैं, मतलब इनकम तो उसका बढ़ ही रहा है। तो वो क्या करेगा, लेजर टाइम करेगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब वो क्या करेगा, काम कम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वर्किंग आवर, मतलब वर्कर का सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर सप्लाई ऑफ लेबर इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसका डायग्राम अगर हम बनाए ना, तो डायग्राम इसका कैसा बनेगा, तो यहाँ पे प्राइस बनेगा, प्राइस की जगह पे आप रेट लिख दो, रेट ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, और यहाँ पे 300, और यहाँ पे लिखो वर्किंग आवर या लेबर सप्लाई, और लेबर सप्लाई में लिखो 5 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे। जब 100 रुपये मिल रहे थे तो 5 घंटे काम कर रहा था, जब भी 200 रुपये मिलने लगे तो ये 7 घंटा काम करने लगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। जब 300 रुपया हुआ तो वो 6 घंटा काम करने लगा। मतलब लेबर सप्लाई का पहले सही जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, रिटर्न मुड़ गया। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, किंग्ड कर्व। और ये जो पॉइंट है ये SA, ये सही था, ठीक है। और AS1 ये क्या हो गया, लेजर टाइम पे लोग ध्यान देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि लेबर सप्लाई क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, बढ़ा नहीं कम हो गया। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर सप्लाई इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अभी आगे देखो एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स का प्राइस हम सोचेंगे कि आगे जाके बढ़ाएं और उसके बाद बेचें, अभी नहीं बेचते हैं, अभी कम बेचते हैं, प्राइस कम है तो कम बेचते हैं। अगर ऐसा सोचे ना, अगर समझो आज के टाइम में पोटैटो का प्राइस कम हो गया, मान के चलो पोटैटो का प्राइस मात्र 2 रुपया हो गया, तो क्या फार्मर सोचेगा या सप्लायर सोचेगा कि अभी हम कम सप्लाई करेंगे, जब प्राइस पोटैटो का 20 रुपया हो जाएगा तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे। अगर ऐसा सोचेगा ना, और ऐसा सोचेगा ना, 20 रुपये के इंतजार में रहेगा ना, पता चला पोटैटो खराब हो गया। तो एग्रीकल्चरल गुड्स में ये नहीं चलता है लॉ ऑफ सप्लाई। अगला अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अगर समझो कभी भी किसी के घर में मेडिकल अर्जेंसी हो जाए या फिर कोई चीज अर्जेंट हो जाए, पैसों की अचानक रिक्वायरमेंट हो जाए, तो वो क्या कर देगा, अगर सप्लायर है तो वो क्या करेगा, अपने गुड्स को कम से कम दाम में सप्लाई कर देगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई
कर देगा। तो मतलब कम प्राइस ज्यादा सप्लाई, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ये भी एक्सेप्शन थ्रू द लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा तभी ज्यादा सप्लाई, प्राइस कम तो कम सप्लाई, लेकिन यहाँ पे प्राइस कम में भी ज्यादा सप्लाई किया जा रहा है बिकॉज ऑफ अर्जेंट नीड फॉर कैश। तो ये भी एक्सेप्शन थ्रू द लॉ ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगला पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो तुरंत के तुरंत खराब हो जाए कुछ दिन में, जैसे मिल्क, ठीक है। उसके बाद फ्रूट, वेजिटेबल, इसको रिलेट कर लो एग्रीकल्चर गुड्स के साथ, अभी जस्ट मैंने बताया था। हम कम प्राइस पे भी अपना सप्लाई कर देंगे, अगर वेट करने जाएंगे ना कि प्राइस जब बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे, तब तक वो फ्रेशनेस रहेगा ही नहीं फ्रूट्स में, मिल्क में, मिल्क खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो कम दाम में भी सप्लाई अपना कर देते हैं। अगला है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स जो मार्केट में मिलता बहुत रेयरली है, बहुत दिक्कत से मिलता है, मतलब जैसे म्यूजियम वाले एंटीक चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज का कितना भी कोई प्राइस दे दे, क्या उसका सप्लाई बढ़ाया जा सकता है? जैसे समझो कि अशोका के टाइम का हमको क्वाइन मिला, क्या मिला, क्वाइन मिला। अब कोई पर्सन है वो बोलता है कि तुम ना अगर मुझे ये क्वाइन दोगे ना तो तुमको मैं 5 लाख रुपए दूंगा एक क्वाइन का। क्या हम चाह के भी उसको ज्यादा कॉइन दे सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एंटिक चीजें जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, रेयर गुड्स रहती है लिमिटेड रहती है। तो प्राइस ज्यादा होने के बाद भी सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया। अब हम देखते हैं वेरिएशन इन सप्लाई, और उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। वेरिएशन इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई में राइज या फिर फॉल होना, और उसका रीजन क्या होगा, प्राइस होगा। उसका रीजन क्या होगा, प्राइस की वजह से ही सप्लाई में या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। अगर राइज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं। अगर फॉल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इन सप्लाई। देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है वही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। एक्सेप्शन और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को मैं यहीं पे समझा देने वाला हूँ। समझो ये y एक्सिस है, और y एक्सिस को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, प्राइस, और x एक्सिस को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, सप्लाई, ठीक है। x एक्सिस समझो, प्राइस 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 यहाँ पे था पहले इनिशियल स्टेज में P2 पे, ठीक है। अभी हम इन एक्सपांशन दिखाएंगे, राइज दिखाएंगे सप्लाई में। और समझो सप्लाई यहाँ पे था S2 पे, प्राइस P2 से P3 पे चला गया, तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई भी S2 से S3 पे चला जाएगा। पहले कहाँ पे पॉइंट हमारा बन रहा था, तो ये देखो पहले हमारा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे था, फिर जब सप्लाई S3 पे चला गया तो हमारा पॉइंट कहाँ बन गया, हमारा पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, प्राइस P2 से P1 पे चला गया, तो सप्लाई भी S2 से कहाँ चला जाएगा, S1 पे चला जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P1 और S1 को यहाँ पे जोड़ दिया। तो जब अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग जोड़ दें, ठीक है, डायग्राम को तुम खुद से अच्छे से बना लेना, क्योंकि यहाँ पे एकदम प्रॉपर डायग्राम नहीं बन पा रहा है। तो ये सप्लाई कर्व है एस एस, ये पॉइंट ए है समझो, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बी से ए सप्लाई क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो रहा है। और पॉइंट बी से सी पे जब जा रहा है सप्लाई कर्व, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांसन और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व इज कॉल्ड एज एक्सपांसन ऑफ सप्लाई, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी चलो अगला पॉइंट है सेम टू सेम, चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई में भी क्या होने वाला है, सप्लाई में या तो राइज होगा या फिर फॉल होगा, किसमें, सप्लाई में। और यहाँ पे प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो किसकी वजह से राइज और फॉल होगा सप्लाई में, तो अदर फैक्टर की वजह से। जो अदर फैक्टर्स है ना प्राइस के अलावा, जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होता है, उसके वजह से यहाँ पे राइज या फिर फॉल होगा। अगर राइज होगा तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर फॉल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। देखो चेंजेस इन सप्लाई में इंक्रीज इन सप्लाई और
डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में पढ़ लो। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, समझो प्राइस यहाँ पे P1 पे कांस्टेंट है, ठीक है, और पहले सप्लाई हो रहा था समझो Q2 पे, फिर सप्लाई हो गया कितने पे, Q1 पे, फिर Q2 से समझो Q3 पे सप्लाई चला गया। एक बार Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है और एक बार Q2 से Q3 की तरफ जा रहा है। तो अगर हम सप्लाई कर्व को ड्रॉ करें तो एक कर्व बनेगा कुछ ऐसे, एक कर्व बनेगा कुछ ऐसे और एक कर्व कुछ बनेगा कुछ ऐसे। तो ये हमारा सप्लाई कर्व SS1 हो गया, एक हो गया SS2 हो गया और इसको हम लोग SS3 मान लेते हैं। ये पॉइंट मान के चलो B है, ये पॉइंट मान के चलो A है और ये पॉइंट मान के चलो C। तो ये सप्लाई कर्व, नया सप्लाई कर्व बन रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, सप्लाई कर्व एक ही था जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व शिफ्ट ही हो जा रहा है डायरेक्टली। अगर वो राइटवर्ड साइड में शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब ओरिजिन के साइड शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है ये चीज। तो चेंजेस इन सप्लाई और मैंने आपको वेरिएशन इन सप्लाई दोनों ही बता दिया। अब आते हैं कुछ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मतलब कोई भी चीज बनाने के लिए जो खर्चा लगा, मतलब कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, हम इनपुट लेते हैं, इनपुट जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजों को लगाते हैं और फिर इसको प्रोसेस करते हैं और फिर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये जो इस इन सारी चीजों में जो खर्चा लगा, प्रोसेस के टाइम में जो हमको खर्चा लगा कोई चीज बनाने के लिए, उसको ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट। अब कॉस्ट ना तीन तरीके का होता है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, फिर एवरेज कॉस्ट होता है और फिर मार्जिनल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट समझो मेरे पास ना टोटल 100 मार्कर बनाने थे और 100 मार्कर बनाने के लिए मैंने 2000 रुपया खर्चा किया। अब ये 2000 खर्चा मैं कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पे भी किया हूँगा और कुछ वेरिएबल कॉस्ट पे भी करा रहूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इसका पेमेंट कितना भी प्रोडक्शन करो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे कि एग्जांपल लूँ, इसका एग्जांपल लूँ तो रेंट वगैरह पे करना, ठीक है, सैलरी वगैरह पे करना, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब हर समय वो चेंज नहीं होता है, सेम का सेम रहता है। अगला वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा। तो इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट 2000 लगा था समझो, 1200 का फिक्स्ड कॉस्ट लगा और 800 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगा, तो इस तरीके से 2000 आ गया टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितना तुमने बेचा, एक प्रोडक्ट का कितना दाम है। तो समझो तुमने ना 100 यूनिट बेचा, 100 यूनिट बेचा और कितना खर्चा लगा तुम्हारा। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन एन। टोटल कॉस्ट कितना था, 2000। कितना यूनिट तुमने बेचा, तो मैंने अभी बताया 100 यूनिट तुमने बेचा, तो 20 कैंसिल 20, तो मतलब एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा आया, 20 रुपया खर्चा आया। तो एक यूनिट का एवरेज में कितना खर्चा आ रहा है उसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अगला होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है। समझो एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 यूनिट था ना, 99 यूनिट बनाने के लिए हमको मान के चलो 1985 रुपीज लग रहा है। कितने खर्चे हो रहे हैं, 1985। और 100 यूनिट हमने बनाया तो हमारा खर्चा हुआ 2000, मतलब 99 यूनिट तक हमारा खर्चा हुआ 1985 और 100 यूनिट बनाने तक हमारा खर्चा हुआ 2000। तो मतलब पूछा जा रहा है कि 99 से 100वें यूनिट में पहुंचने के लिए हमारा कितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ, उसको ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे ना 2000 रुपये 100 यूनिट पे हुआ है और 99th यूनिट पे 9085 हुआ है। तो 100 यूनिट में से
हम अगर 99th यूनिट को माइनस कर देंगे तो हमको मार्जिनल कॉस्ट एट 100 पॉइंट मिल जाएगा। 100 यूनिट बनाने के लिए कितना, 100th यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा लगा ये पता चल जाएगा। 2000 में से 1985 को माइनस करेंगे तो कितना रुपया आएगा, 15। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लगा, 15 रुपया लगा। तो यही होता है मार्जिनल कॉस्ट। देख लो सबका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, AC इक्वल टू TC अपॉन TO, मतलब N जिसको बोलते हैं टोटल आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, अगर 100 यूनिट बनाना है तो टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट कितना है, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 100 माइनस 1, मतलब 99th यूनिट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने किया ना, 100 यूनिट में 2000 लग रहा था और 99th यूनिट पे 1985 लग रहा था, उसको माइनस कर दिया तो हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 100th यूनिट पता चल गया। तो ये हमने देख लिया टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अभी हम लोग रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट देखेंगे, और रेवेन्यू में भी 3 चीज होते हैं, एक होता है टोटल रेवेन्यू, एक होता है एवरेज रेवेन्यू और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कॉस्ट क्या होता है, अपने पॉकेट से बाहर जाता है, और रेवेन्यू मतलब अपने पॉकेट में कितना आता है। समझो 2000 रुपये का सामान था, ठीक है, हमको खर्चा लगा उतना, हमने उसको टोटल बेचा, 100 यूनिट को बेच दिया, हमको आया 2500 रुपये। तो यही हो गया हमारे टोटल रेवेन्यू। जितना पैसा हमारे जेब में टोटल आ गया उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। 2000 रुपये का सामान था, 2500 रुपये में बेचा तो टोटल रेवेन्यू 2500 हो गया। समझ में आ गया बात, सिंपल, काफी आसान है। अब सर टोटल रेवेन्यू समझ लिया, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एन, मतलब टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू कितना आया तुम्हारा 2500, अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा। टोटल यूनिट कितना सोल्ड किया, 100 यूनिट सोल्ड किया। तो एक यूनिट बेचने के पे हमको कितना मिला, 2 जीरो कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब एक यूनिट सोल्ड करने के बाद कितना एक एवरेज पैसा मिल रहा है, इज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट सेल करने से कितना पैसा हमको मिल रहा है, इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। समझो हमने 99th यूनिट सोल्ड किया था, तब तक हमारे पास पैसे आए थे, समझ के चलो 2480 रुपए। और समझो जब 100th यूनिट सोल्ड किया तब तक तुम्हारे पास आ गए 2500 रुपए। तो मतलब आपको पूछा जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू 100th यूनिट पे 100 यूनिट बनाने के लिए कितना एडिशनल खर्चा हुआ। तो आप क्या करिएगा, जो 100 यूनिट का टोटल रेवेन्यू था 2500, उसमें से माइनस करिएगा 99, तो उससे प्रीवियस वाले यूनिट में कितना रेवेन्यू हुआ है वो, तो 24480। तो क्या होगा आंसर, 20 रुपया। 2480 अगर 2500 से माइनस करेंगे तो 20 रुपया होगा। तो 99 यूनिट से 100 यूनिट बन बेचने के लिए हमको पैसे मिल रहे हैं 20 रुपए। तो ये हो गया हमारे मार्जिनल रेवेन्यू। सेम फॉर्मूला TRN माइनस है, मतलब 100 यूनिट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ 100 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 99th यूनिट। डन, ऑल डन, क्लियर। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी इसके बाद अगला लेक्चर आएगा चैप्टर नंबर 5 को देखते हुए। चलिए तब तक बाय।